मेरा नाम है आरव सिंह। पेशे से मैं एक डिटेक्टिव हूं, लेकिन ये काम मैंने चुना नहीं, ये मेरे जीवन में एक जरूरत बनकर आया। कुछ काम शौक से किए जाते हैं, कुछ जुनून से, और कुछ जख्मों से। मेरी कहानी तीसरी किस्म की है। इस कहानी में जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं, वो सब कुछ मैंने खुद जिया है। हर पल, हर सांस, हर डर, हर सच। ये सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है, ये मेरी आत्मा पर लिखी गई दास्तान है। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की एक सर्द सुबह से। दिसंबर का महीना था, हवा में एक अजीब सी ठंडक और रहस्य घुला हुआ था। कोहरे ने पूरी दिल्ली को अपनी चादर में समेट रखा था। घड़ी की सुइयां सुबह 5:45 का वक्त दिखा रही थीं, जब मेरे फोन की घंटी बजी। एक पुराना, भारी सा रिंगटोन, जो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए सेट की गई थी। फोन स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था, वो था इंस्पेक्टर निखिल राणा। अगर आप दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जानते हैं, तो निखिल राणा का नाम आपने जरूर सुना होगा। तेज, चालाक और बेहिसाब ईमानदार। लेकिन उससे भी ज्यादा, वो मेरा पुराना दोस्त था, कॉलेज के ज़माने का। हम दोनों ने साथ में बहुत कुछ देखा था, दोस्ती, मोहब्बत, धोखा, और फिर अपने अपने रास्तों पर निकल गए। आरव, उसकी आवाज में बेचैनी थी, तुरंत निकलो, एक केस आया है। कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। मैंने बिना समय गवाए अपनी जैकेट उठाई, बूट पहने और पिस्तौल को अपनी कमर से लगाकर घर से निकल पड़ा। सड़कें वीरान थीं, गाड़ियों की जगह सिर्फ कोहरे की परछाइयां थीं। मेरी पुरानी जीप जैसे कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो सिर्फ अनुभव से ही महसूस की जा सकती है। मैं लोकेशन पर पहुंचा, मेहरौली के पास एक पुराना, वीरान बंगला। बाहर पुलिस की गाड़ियां, फॉरेंसिक टीम और एक अजीब सी खामोशी थी। निखिल ने मुझे गेट पर ही पकड़ लिया। चल, तुझे अंदर ले चलता हूं, उसने कहा, जो तू देखेगा, वो तुझे चैन से सोने नहीं देगा। हम दोनों पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुसे। बंगला पूरी तरह जर्जर हालत में था, दीवारों की प्लास्टर झड़ चुकी थी, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और खिड़कियां टूटी हुई। लेकिन उस सब के बीच में जो चीज सबसे अजीब थी, वो थी ड्राइंग रूम के बीचों बीच बिछी हुई लाश। एक औरत की लाश। उम्र लगभग 30 साल, पहनावा महंगा, चेहरा शांत, जैसे किसी ने उसे नींद में मार डाला हो। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। मैंने झुककर लाश की जांच की। उसकी उंगलियों पर ताज़ा गुलाबी नेल पॉलिश, लेकिन बाएं हाथ की अनामिका उंगली पर अंगूठी गायब थी। मैंने निखिल की तरफ देखा। कहीं जबरदस्ती तो नहीं हुई? नहीं, उसने सिर हिलाया, ना कोई जबरदस्ती, ना खून। पर उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं, जैसे वो मरते वक्त किसी को देख रही थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा पेंटिंग था, एक नदी के किनारे बैठी एक औरत, उसके पीछे खड़ा एक आदमी। उसकी आंखें बड़ी ही अजीब थीं, जैसे वो पेंटिंग से मुझे देख रही हो। मैंने धीरे से पूछा, बंगले का मालिक कौन है? निखिल बोला, ये बंगला 1 साल से खाली था। इसका मालिक लंदन में रहता है, मिस्टर रोहित मल्होत्रा। और ये औरत? इसकी कोई पहचान नहीं मिली। कोई आईडी, कोई मोबाइल, कुछ नहीं। बस ये एक डायरी थी उसके बैग में। उसने मुझे एक काले रंग की छोटी सी डायरी थमाई। जब मैंने उसे खोला, तो पहला पन्ना ही सिहरन से भर गया। जो दिखता है, वो होता नहीं। और जो होता है, उसे कोई देख नहीं सकता। मुझे अगर कुछ हो जाए, तो मेरी कहानी वही पूरी करेगा जो सच्चाई से भागता नहीं। उस डायरी में 17 पन्ने भरे हुए थे, हर पन्ने पर कुछ अजीब नोट्स, कुछ तारीखें और कुछ रहस्यमयी नाम। एक नाम बार बार दोहराया गया था, एस। मैंने डायरी बंद की और निखिल की ओर देखा, मुझे इस केस को लेना होगा। वो मुस्कराया, तू ही इस केस का असली वारिस है, आरव। उस दिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये केस मेरी जिंदगी को ऐसा मोड़ देगा, जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। लेकिन अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा। ये मेरी नियति बन चुका था। मुझे इंस्पेक्टर निखिल राणा की आवाज अब भी कानों में गूंजती महसूस हो रही थी, तुरंत निकलो, एक केस आया है।
कुछ गड़बड़ है। बहुत गड़बड़। जब मैंने अपनी जीप को उस पतली, वीरान गली में मोड़ा, तो कोहरा और घना हो चुका था। चारों तरफ घुप अंधेरा और सड़क पर फैली पीली रोशनी। सामने एक 2 मंजिला पुराना बंगला दिखाई दिया, बंगला नंबर 17, हुमायूं लेन। बाहर पुलिस की जीपें खड़ी थीं और क्राइम सीन को चारों तरफ से पीले टेप से घेरा गया था। मेरे कदम धीरे धीरे उस बंगले की ओर बढ़ रहे थे और हर कदम के साथ मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। उस बंगले की खिड़कियों से झांकती स्याह परछाइयां जैसे कुछ कहना चाह रही थीं, कुछ जो अभी उजागर होना बाकी था। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। ठंडी हवा चेहरे से टकराई और मुझे सच्चाई का एहसास हुआ, ये कोई आम केस नहीं था। वहां फैली खामोशी, वो पुराना बंगला और उसके सामने खड़े पुलिस वाले, ये सब किसी डरावने सन्नाटे की गवाही दे रहे थे। निखिल वहीं खड़ा था, सिर झुकाए हुए, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। मुझे देखते ही वह मेरी तरफ बढ़ा और बोला, आरव, इस केस में कुछ बहुत गलत है। लड़की की मौत हादसा नहीं लगती, और न ही कोई जहरीली गैस या आत्महत्या। मगर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बस कांच जैसी खामोशी। कांच जैसी खामोशी, मैंने दोहराया। हाँ, जैसे उसके चेहरे पर जिंदगी ठहर गई हो, मगर बगैर किसी पीड़ा के। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई सवाल नहीं था। और ये बात मुझे अंदर से हिला गई है। मैंने बंगले के अंदर कदम रखा। पूरा हॉल रूम ठंडा और खामोश था। फर्श पर सफेद संगमरमर, दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स और कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर, जो अब भी धीरे धीरे झूल रहा था, जैसे अभी कुछ ही देर पहले किसी ने वहां से गुजरकर उसे छुआ हो। कमरे के कोने में एक बड़ा सा शीशा रखा था, जिसमें पूरा हॉल दिख रहा था। और वहीं, उस शीशे के सामने, एक कुर्सी पर बैठी थी वो, अनामिका। एक सुंदर, युवा लड़की, जिसकी उम्र कोई 26 से 27 साल रही होगी। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा निष्कलंक, और हाथ उसके घुटनों पर शांतिपूर्वक रखे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस किसी सोच में डूबी हो। मगर वो सांस नहीं ले रही थी। मैं धीरे से उसके पास गया और उसके चेहरे को नजदीक से देखा। कोई घाव नहीं, कोई चोट नहीं, न ही जहर के कोई लक्षण। उसके बाल करीने से सजे थे और होठों पर हल्की मुस्कान थी, जो किसी रहस्य की तरह चुपचाप बैठी थी। ये लड़की कौन है? मैंने निखिल से पूछा। नाम अनामिका है। असली नाम किसी को नहीं पता। पासपोर्ट, आधार, कुछ भी नहीं मिला। ये बंगला उसने 3 महीने पहले किराए पर लिया था। और आज सुबह, उसकी मेड ने उसे इसी हालत में पाया। मैंने कमरे की हर चीज को गौर से देखा। मेज पर एक खुली डायरी रखी थी, जिसमें आखिरी लिखा हुआ वाक्य था, शांतियां कभी कभी चीखों से ज्यादा डरावनी होती हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक मृत लड़की, बिना पहचान के, बिना दर्द के मरी हुई, और ये वाक्य। मेड से बात करनी जरूरी थी। वो रसोई में बैठी कांप रही थी। उम्र कोई 50 के आसपास, सफेद बाल, कापती आवाज। मैं रोज सुबह 6 बजे आती हूं, साहब। आज भी आई थी। जब दरवाजा नहीं खुला तो मैं पीछे के गेट से घुसी। अंदर आई तो वो ऐसे बैठी थी, जैसे हर दिन बैठती है, मगर आज उसकी सांसें नहीं थीं। मैंने उसे आवाज दी, हिलाया। पर वो चली गई थी। क्या पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब देखा था तुमने? कोई मेहमान, कोई अनजान आदमी? नहीं साहब। वो बहुत शांत लड़की थी। ज्यादातर समय अकेली रहती थी। कभी कभी किताबें पढ़ती, खिड़की से बाहर देखा करती थी। बस एक बार, 1 हफ्ते पहले, एक आदमी आया था। लंबा, सूट पहना था, आंखों पर चश्मा। पर वो ज्यादा देर नहीं रुका। अंदर जाकर कुछ मिनट बात की और चला गया। मेरे दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई थी। कौन था वो आदमी? अनामिका कौन थी? और उसका अतीत क्या था? उस डायरी में लिखी बात, क्या वो उसकी अपनी थी या किसी और की? मैंने निखिल से कहा, हमें उसके किराए के रजिस्ट्रेशन,
कॉल रिकॉर्ड्स और बंगले की सीसीटीवी फुटेज निकालनी होगी। और हाँ, उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने 1 हफ्ता पहले उससे मुलाकात की थी। निखिल ने सिर हिलाया। मैं क्राइम ब्रांच को अलर्ट कर देता हूं। पर आरव, ये अब तक के सबसे अजीब केस में से एक हो सकता है। मैंने अनामिका की आंखों में एक बार फिर देखा। वहां कोई डर नहीं था, पर एक सवाल जरूर था, ऐसा सवाल जो बिना बोले चीख रहा था। कौन था मैं? और यही सवाल मुझे अंदर तक हिला गया। क्योंकि अगर मृतक की पहचान ही नहीं है, तो उसके हत्यारे की पहचान कैसे होगी? लेकिन मैं जानता हूं, हर सवाल के पीछे एक कहानी होती है। और मैं उस कहानी को उजागर करके रहूंगा। उस कमरे से निकलने के बाद भी उस लड़की की निगाहें मेरे ज़हन में चिपकी रहीं। एक ऐसी निगाह जिसमें कोई चीख नहीं थी, कोई घबराहट नहीं, पर फिर भी एक ऐसा मौन था जो चीखों से कहीं ज्यादा डरावना था। मैं हमेशा से मानता आया हूं कि इंसान की आंखें उसके अंतर्मन की गवाही देती हैं। लेकिन उस लड़की की आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, ठहराव। मानो वो मौत को देखते देखते थक चुकी हो। उसकी आंखें मेरे जहन में किसी अनकही कविता की तरह बार बार गूंज रही थीं। निखिल ने मुझे एक कोने में ले जाकर कहा, नाम है अन्विता मल्होत्रा। उम्र 26 साल। पेशे से पत्रकार थी, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर। पिछले कुछ महीनों से एक बड़े घोटाले पर काम कर रही थी। कुछ दिन से कह रही थी कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, पर हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अब देखो क्या हो गया। मैंने एक पल को अपनी आंखें बंद की। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। इसका मतलब था कि वो किसी बड़े राज के करीब पहुंच गई थी। और शायद बहुत करीब। कोई फैमिली? मैंने पूछा। बस एक छोटा भाई अथर्व। वही हमें मिला था जब हम पहुंचे। बुरी हालत में है, अपने कमरे में बंद है। मनोवैज्ञानिक बुलाया गया है। लेकिन तुम्हें उससे बात करनी होगी, आरव। वो कुछ छिपा रहा है। मैंने सिर हिलाया और बंगले की ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम भारी लग रहा था, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहा था, उस दुनिया में जहां शब्दों से ज्यादा खामोशियां बोलती हैं। कमरा नंबर 203। दरवाजा आधा खुला था। हल्की सी चटक से मैं अंदर पहुंचा। अथर्व, करीब 19 से 20 साल का, दीवार की तरफ मुंह किए बैठा था। कंधे झुके हुए, आंखों में शून्यता, जैसे आत्मा कहीं और जा चुकी हो। मैं धीरे से उसके पास बैठा। कोई सवाल नहीं किया, बस वही बैठा रहा। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद उसने धीरे से पूछा, आप आरव सिंह हैं ना? दीदी ने आपको लेकर बातें की थी। मैं चौंका। क्या कहा था तुम्हारी दीदी ने? वो कहती थी कि अगर कभी कुछ हो जाए तो आप जरूर जवाब ढूंढेंगे। कोई और नहीं, सिर्फ आप। उसके इस वाक्य ने मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ा दी। अन्विता को अंदेशा था कि कुछ होगा। शायद उसे यकीन था कि मौत उसके आसपास मंडरा रही है। क्या तुम जानता हो वो किस घोटाले पर काम कर रही थी? अथर्व ने सिर हिलाया। हाँ, एक बिल्डर है, श्रेयस ठाकर। वो झुग्गियों की जमीन हड़प कर वहां मॉल्स और हाई राइज टॉवर्स बनवा रहा है। दीदी को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे। पर असली खेल तब शुरू हुआ जब उन्होंने कुछ सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स हासिल की। कैसी रिकॉर्डिंग्स? वो रात को किसी से फोन पर बात करती थी। एक नाम बार बार आता था, व्यास। उन्होंने मुझे कभी ज्यादा नहीं बताया। बस इतना कहा था, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी नीली डायरी में सब लिखा है। उसे आरव सिंह तक पहुंचा देना। नीली डायरी। मैं तुरंत सतर्क हो गया। कहाँ है वो डायरी, अथर्व? नहीं मिल रही। पुलिस जब आई थी तब हर चीज बिखर गई। शायद किसी ने पहले ही ले ली। मैंने उठते हुए निखिल को कॉल किया, हमें उस कमरे की पूरी तरह से दोबारा तलाशी लेनी होगी। और बिल्डर श्रेयस ठाकर के बारे में सारी जानकारी निकालो। साथ ही व्यास नाम के किसी भी पब्लिक ऑफिशियल या कॉन्ट्रैक्टर पर नजर रखो। निखिल की आवाज गंभीर थी, ठीक है। लेकिन आरव,
ये केस अब आसान नहीं रहा। कोई हमें भटका रहा है। शायद हमें जितना लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं। मैंने बालकनी से नीचे झांका। कोहरा अब भी छाया था। लेकिन अब मुझे साफ दिखने लगा था, ये कोहरा सिर्फ मौसम का नहीं था, ये एक रची गई चाल का पर्दा था। और मैं जानता था, इस पर्दे के पीछे जो छुपा है, वो केवल हत्या नहीं, एक बहुत बड़ा खेल था। और ये खेल मुझे ही खत्म करना था। मैंने जब अथर्व के कमरे का दरवाजा खोला, तो एक अजीब सी सिहरन मेरे रगों में दौड़ गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ एक कोने में मेज पर जल रही टेबल लैंप की मध्यम रोशनी थी, जो दीवार पर परछाइयों को नाचते हुए उकेर रही थी। एक 19 से 20 साल का लड़का, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुईं, हाथ में एक किताब पकड़े बैठा था। मुझे देखते ही उसने किताब बंद की और सिर झुका लिया। अथर्व, मैंने धीरे से कहा, मैं आरव सिंह हूं। तुम्हारी बहन के केस की जांच कर रहा हूं। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि आखिरी कुछ दिनों में वो क्या महसूस कर रही थी। क्या वो डरी हुई थी? क्या वो किसी को लेकर चिंतित थी? उसने नजरें उठाईं। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, टूटन। उस तरह की टूटन जो किसी बहुत करीबी को खो देने पर आती है। दीदी पिछले 2 महीने से बहुत अलग सी हो गई थी, उसने बुझे स्वर में कहा। हमेशा जैसे कुछ सोचती रहती थी। एक डायरी में कुछ लिखती थी। जब भी मैं कमरे में जाता, वो छुपा देती थी। मैंने कभी ज्यादा नहीं पूछा। पर एक रात वो चुप हो गया। मैंने उसके पास जाकर धीरे से पूछा, क्या हुआ उस रात? उसने अपनी उंगलियों को भींचते हुए कहा, रात के 2 बजे अचानक मेरी नींद खुली। दीदी के कमरे से हल्की आवाजें आ रही थीं। मैंने दरवाजा खोला तो देखा दीदी लैपटॉप पर कुछ देख रही थीं और बहुत घबराई हुई थी। उनके चेहरे पर पसीना था और होंठ बुदबुदा रहे थे। क्या तुमने देखा वो क्या देख रही थीं? नहीं। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, स्क्रीन बंद कर दी। बोली, कुछ नहीं अथर्व, तुम सो जाओ, पर मैंने उनकी डायरी छुपाकर रख ली थी। वो मुझे अगले दिन मिली एक पुराने बॉक्स में, किताबों के पीछे। पर मुझे समझ नहीं आया कि उसमें लिखा क्या था। शब्द उलझे हुए थे, जैसे किसी कोड में हो। मेरे अंदर का जासूस जाग उठा था। मैंने तुरंत पूछा, क्या डायरी तुम्हारे पास है? उसने अलमारी खोली और एक नीले रंग की पुरानी, मखमली डायरी निकाली। जब मैंने उसे हाथ में लिया, तो उसकी स्याही तक जैसे चीख रही थी। पन्ने पलटते ही मुझे समझ आ गया, ये कोई साधारण लेख नहीं था। हर पन्ने पर लिखा था, अंदर की सड़ांध बाहर आनी चाहिए। जो देख लिया है, उसे छुपा नहीं सकते। हर चेहरा एक नकाब है। मेरे चारों ओर परछाइयां हैं। पर फिर कुछ पृष्ठों पर एक विशेष चिन्ह बना हुआ था, एक अर्धवृत्त, जिसके बीच में एक रेखा और उस पर एक बिंदु। वो कोई धार्मिक चिन्ह नहीं लग रहा था, ना ही कोई ज्योतिषीय प्रतीक। जैसे कोई संगठन का चिन्ह हो। मैंने डायरी को अपनी जेब में रखा और अथर्व से कहा, ये डायरी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें कुछ बड़ा पता चल सकता है। अगर तुम्हें कुछ और याद आए, तुरंत बताना। बंगले से निकलते वक्त मेरी चाल तेज थी। मुझे लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराना और गहरा रहस्य सामने आने वाला है। निखिल बाहर इंतजार कर रहा था। मैंने उसे डायरी दिखाई और कहा, हमें इस चिन्ह की पहचान करनी होगी। ये कोई निजी कोड नहीं, कुछ बड़ा है। हमने उस चिन्ह को स्कैन करके इंटरनल डाटाबेस में डाल दिया। कुछ मिनट बाद जो रिपोर्ट आई, उसने मेरी सांसें रोक दी। संगठन का नाम विजिलेंट शैडोज। एक गुप्त समूह, जिसकी जड़ें 50 साल पुरानी है। इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारों, व्हिसल ब्लोअर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं को चुप कराने के लिए बनाए गए। पर कभी भी इनका सबूत नहीं मिला, बस अफवाहें थीं। अब अफवाहें सबूत बन रही थीं। और अन्विता मल्होत्रा शायद इसकी अगली कड़ी बन चुकी थी। मैंने निखिल की तरफ देखा। वो मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। आरव, उसने कहा, ये केस अब एक मर्डर से कहीं आगे बढ़ चुका है। तुम जानते हो ना, इस राह पर चलकर वापस लौटना मुश्किल होगा। मैंने ठंडी सांस ली और कहा,
मुझे सच्चाई तक पहुंचना है, चाहे जितनी परछाइयां क्यों न हो। अन्विता की डायरी का आखिरी पन्ना अब मेरी जेब में था। उस रात जब अथर्व ने मुझे उसकी अलमारी की पिछली दीवार में छिपी उस चाबी के बारे में बताया था, मैंने तुरंत उस छोटी सी संदूक को खोला था जिसमें अन्विता की सबसे निजी चीजें थीं, उसकी पुरानी डायरी, कुछ अखबार की कटिंग्स और एक यूएसबी ड्राइव। लेकिन उस डायरी के आखिरी पन्ने ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया था। अगर मैं कल जिंदा नहीं रही, तो इसका मतलब है कि मैं बहुत करीब पहुंच गई थी। मैंने सब कुछ एक जगह जमा किया है। उसे ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सच में मेरे जैसे हो, तो तुम डरोगे नहीं। किसी पर भरोसा मत करना, यहां तक कि पुलिस पर भी नहीं। वो सब मिले हुए हैं। उस एक पन्ने ने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। अब यह कोई आम मर्डर केस नहीं था। ये एक साजिश थी, और अन्विता उस साजिश की सबसे अहम गवाह थी। मैंने यूएसबी ड्राइव को लैपटॉप में लगाया। एक वीडियो फोल्डर खुला। मैंने प्ले बटन दबाया। स्क्रीन पर अन्विता थी। चेहरे पर वही दृढ़ता, वही जुनून। ये वीडियो मैं उन सभी के लिए बना रही हूं जो सच्चाई की तलाश में हैं। पिछले 3 महीने से मैं एक बिल्डर और मंत्री के बीच हुए भूमाफिया समझौते की तह में जा रही हूं। ये लोग स्लम एरिया में जमीन खरीदकर वहां फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका मुझे तब लगा जब मैंने देखा कि पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी इस पूरे रैकेट का हिस्सा हैं। वीडियो वहीं कट गया। लेकिन मेरा खून खौल गया। मुझे अब समझ में आया कि किस स्तर तक यह साजिश फैली हुई है। अगली सुबह मैंने निखिल को सब कुछ बताया। उसने मेरी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, तो अब आगे क्या? मैंने जवाब दिया, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब वक्त है इन सब की परतें खोलने का। मैंने उस वीडियो और डायरी के हिस्सों को 3 जगह कॉपी कर दिया, एक पत्रकार मित्र, एक वकील और एक ऐसे आदमी को जो सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम के खिलाफ काम करता था। उस दिन शाम को जब मैं घर पहुंचा, तो एक अनजान नंबर से फोन आया। उधर से सिर्फ एक लाइन बोली गई, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो उस डायरी को भूल जाओ। मैंने मुस्कराकर जवाब दिया, मैं मरने नहीं आया हूं, मैं सच उजागर करने आया हूं। और अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है उस लड़ाई की जो अकेले नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ी जानी है। जब मैंने अन्विता की वीडियो क्लिप्स और दस्तावेजों को गहराई से देखा, तो समझ में आया कि ये महज एक बिल्डिंग घोटाले की कहानी नहीं थी, ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें बड़े राजनेता, बिल्डर, पुलिस अफसर और मीडिया के कुछ चेहरे तक शामिल थे। ये साजिश सिर्फ जमीनों की लूट नहीं थी, ये इंसाफ की हत्या थी, और अन्विता उसी इंसाफ की रक्षा करते हुए मारी गई थी। यूएसबी ड्राइव में अन्विता ने 4 नामों को चिन्हित किया था। 1 निर्मल ठाकुर, एक वरिष्ठ नेता। 2 अंशुमान रॉय, एक बड़े रियल एस्टेट ग्रुप का मालिक। 3 एसीपी जयदीप शेखावत, पुलिस महकमे में ऊंचे ओहदे पर। 4 रुचा माथुर, न्यूज चैनल की एंकर और अन्विता की पूर्व सहयोगी। हर नाम के साथ कुछ तस्वीरें, ऑडियो क्लिप्स और मीटिंग की फुटेज थीं, जिन्हें अन्विता ने गुपचुप रिकॉर्ड किया था। उनमें से एक वीडियो में निर्मल ठाकुर एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट कैबिन में बैठे किसी से कह रहे थे, वो लड़की ज्यादा जान गई है। अगर वो रिपोर्ट ऑन एयर गई तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं जानता था इनसे सीधा टकराना आत्मघाती होगा। पर मेरे पास अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। मैंने सबसे पहले अन्विता की पुरानी जर्नलिस्ट मित्र संध्या शर्मा से संपर्क किया। वह वर्षों से ऑफ रिकॉर्ड कई सच्चाइयों की गवाह रही थी। हम एक पुराने कैफे में मिले। आरव, तुम जो कर रहे हो वो बेहद खतरनाक है, संध्या ने मुझे देखा। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पीछे कौन लोग पड़ सकते हैं। मैंने भी कुछ साल पहले ऐसे ही एक केस को हाथ लगाया था, तब से चैनल ने मुझे फ्रीलांस कर दिया और मेरी फाइलें गायब हो गईं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, संध्या, ये अन्विता का नहीं, अब मेरा केस है। मैं जानता हूं तुम डरती नहीं हो। मैं तुम्हें सबूत दूंगा, पर मुझे तुम्हारी नेटवर्किंग की जरूरत है, इन लोगों के काले सच को सही जगह पहुंचाने के लिए। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, पर हमें 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे चलना होगा। अगर हमें बचकर चलना है, तो हमें उनकी चालों को उनसे पहले समझना होगा।
हमने एक योजना बनाई। सबसे पहले मैंने अंशुमान रॉय पर काम शुरू किया। अन्विता की यूएसबी में एक ऑडियो क्लिप थी जिसमें अंशुमान एसीपी जयदीप से कह रहा था, आप बस एफआईआर ना करें, बाकी सब मैं देख लूंगा। जिनसे जमीनें खाली करानी हैं, उनकी लिस्ट मैं मेल कर रहा हूं। संध्या ने अपनी एक विश्वसनीय रिपोर्टर को लगाया और एक स्टिंग ऑपरेशन की योजना बनाई। हमने एक नकली कंपनी बनाई, संवेदना इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, और एक बोगस मीटिंग सेट की जहां अंशुमान को निवेश के बहाने बुलाया गया। मीटिंग में उसने खुलेआम कहा, इस राज्य में अगर जमीन पर कब्जा चाहिए तो पहले पुलिस और मंत्री को हिस्सा दिखाना होता है। वीडियो हमारे पास था, लेकिन इसे ऑन एयर लाना आसान नहीं था। रुचा माथुर अब एक न्यूज़ चैनल की स्टार एंकर थी और हमने संदेह किया कि उसी ने अन्विता की रिपोर्ट को दबाया था। संध्या ने कहा, हम एक नया यूट्यूब चैनल बनाएंगे, ज़मीर की आवाज़। इसमें सब कुछ पब्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एसीपी जयदीप को किसी तरह एक्सपोज करना होगा, वो सिस्टम का असली सुरक्षा कवच है। मैंने तय किया, मैं एसीपी जयदीप से खुद मिलूंगा, एक आम नागरिक बनकर। मैं उसके ऑफिस गया और वहां उसकी निगाहों में जो घमंड था, वही मुझे यकीन दिला गया कि ये आदमी पूरी साजिश में गहराई से शामिल है। आप पत्रकार हैं? उसने पूछा। नहीं सर, एक छोटा लेखक हूं, एक नई किताब लिख रहा हूं पुलिस पर, मैंने मुस्कुराकर कहा। वो बोला, तो फिर किसी और जिले में जाइए, यहां की पुलिस बहुत साफ छवि वाली है। और हाँ, ज्यादा टटोलने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कहानी अधूरी रह जाएगी। उसकी बात एक धमकी थी, मगर मेरे लिए ये अब एक मिशन बन चुका था। उसी रात मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया, जो खेल तुम खेल रहे हो, आरएफ सिंह, उसमें मोहरे तुम नहीं हो, तुम खुद शिकार हो। वक्त रहते रुक जाओ, वरना शतरंज की बिसात पर तुम आखिरी गोटी बन जाओगे। मैंने कॉल काटा। अब डरने का वक्त नहीं था। अगला कदम था अन्विता की हत्या के दिन की कॉल रिकॉर्ड्स खोजना और सीसीटीवी फुटेज को रिट्राइव करना। शायद उसी में वो चेहरा छिपा हो जिसने ये सब शुरू किया। और यहीं से शुरू होती है कहानी की सबसे खतरनाक चाल, जहां शतरंज की बिसात पर एक नया खिलाड़ी आने वाला था, जिसकी परछाई अब तक किसी ने नहीं देखी थी। मैं अब उस मोड़ पर था जहां पीछे हटना मौत से भी बदतर था। यूएसबी ड्राइव की सामग्री ने मुझे ये यकीन दिला दिया था कि अन्विता का कत्ल सिर्फ उसकी जासूसी का नतीजा नहीं था, बल्कि वो किसी बहुत बड़े रहस्य की चाबी थी। और अब वो चाबी मेरे पास थी। सच्चाई का बोझ भारी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भारी था अन्विता की आत्मा का वो मौन जो मुझसे लगातार सवाल पूछ रहा था, क्या तुम मेरे अधूरे सफर को पूरा करोगे? 4 नाम, निर्मल ठाकुर, अंशुमान रॉय, एसीपी जयदीप शेखावत और रुचा माथुर, अब मेरी निगाहों में शिकार थे। पर सवाल ये था कि हमला कहां से शुरू करूं? ये जाल बहुत गहरा था और अगर एक भी चाल गलत चली, तो मैं खुद उस जाल में उलझकर रह जाता। मैंने तय किया, मैं सबसे पहले उसी कड़ी से शुरू करूंगा जो सबसे कम सतर्क होगी, रुचा माथुर। रुचा कभी अन्विता की सबसे करीबी दोस्त हुआ करती थी। कॉलेज की गलियों से लेकर न्यूज़ रूम की भागदौड़ तक, वे दोनों एक दूसरे की परछाई थीं। लेकिन फिर किसी मोड़ पर वह सत्ता के रंगीन चकाचौंध में खो गई थी। उसके चैनल की टीआरपी आसमान छू रही थी, लेकिन अब मैं जानता था कि उसके पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, साजिश का पैसा भी शामिल था। मैंने एक झूठी पहचान बनाई, एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार आर्यन देव के नाम से। मैंने उसके ऑफिस में एक मीटिंग का प्रस्ताव भेजा, एक एक्सक्लूसिव स्टिंग ऑपरेशन की स्क्रिप्ट के साथ जो उसे और उसके चैनल को ब्रेकिंग न्यूज़ दे सकता था। रुचा ने तुरंत हाँ कर दी, शायद लालच या शायद पुराने दिनों की याद में। लेकिन मुझे मालूम था कि ये मीटिंग सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, ये एक जंग का पहला वार था। 3 दिन बाद हम मिले। उसके केबिन में हल्की रोशनी थी, दीवारों पर पुरस्कारों की चमक थी, लेकिन मुझे हर फ्रेम में सिर्फ अन्विता की परछाई दिख रही थी। रुचा ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में वो आत्मीयता नहीं थी जो कभी अन्विता के लिए हुआ करती थी। वहां सिर्फ एक गणना करने वाली निगाह थी जो आंक रही थी, क्या ये आदमी मुझे फायदे का सौदा देगा? मैंने उसे वो नकली स्टिंग वीडियो दिखाया जो मैंने तैयार किया था, एक फर्जी नेता एक डील पर बात कर रहा था, कैमरे के सामने। रुचा ने ध्यान से देखा, उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी, फिर उसने पूछा, इसका सोर्स क्या है?
मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, सोर्स वही है जो हर सच्चाई के पीछे होता है, एक मजबूरी और एक जुनून। वो हंसी, लेकिन उसकी हंसी में भरोसा नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी। क्या तुम सिर्फ यही लाए हो या कुछ और भी है? मैंने धीरे से जवाब दिया, काफी कुछ है, रुचा जी। लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ कहानी नहीं, सच्चाई चाहते हैं। उसने कुछ देर मुझे घूरा, फिर बोली, कल शाम को मेरे फार्म हाउस पर मिलो, वहां खुलकर बात करेंगे। ऑफिस की दीवारों के भी कान होते हैं। मैं जानता था, ये एक जाल भी हो सकता था। लेकिन मैं उस जाल में खुद उतरना चाहता था, क्योंकि कई बार शिकारी को शिकार बनने का नाटक करना पड़ता है, ताकि असली शिकारी को पहचाना जा सके। अब अगला मोर्चा फार्म हाउस था, और मैं तय कर चुका था, ये खेल अब सिर्फ खबरों का नहीं, इंसाफ का होगा। रुचा माथुर के चैनल का ऑफिस शहर के सबसे महंगे मीडिया टावर में था, बाहर से चमचमाती बिल्डिंग, लेकिन भीतर की दीवारें साजिशों से सनी हुई थीं। यह टावर मीडिया की दुनिया का किला था, जहां सच्चाई अक्सर कैमरों की चमक में दब जाती थी। मैं सुबह 11 बजे, एक नीले रंग की फॉर्मल शर्ट और ग्रे ट्राउजर में, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में आर्यन देव की गंभीरता लिए वहां पहुंचा। मेरी चाल धीमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मैं जानता था कि हर कदम पर कैमरे हैं, हर दरवाजे पर निगरानी है, लेकिन आज मुझे डर नहीं था, मुझे जवाब चाहिए थे। रिसेप्शन पर मेरी पहचान पूछी गई। मैंने कहा, रुचा जी से 11:15 की मीटिंग है। उन्होंने खुद बुलाया है। रिसेप्शनिस्ट ने फोन मिलाया और अगले ही क्षण एक असिस्टेंट मुझे लेने आ गया। 17वीं मंजिल पर जब लिफ्ट खुली, तो एक गाढ़े नीले कालीन वाला गलियारा सामने था। दीवारों पर चैनल के पुराने कवरेज की तस्वीरें टंगी थीं, बाढ़, चुनाव, घोटाले और पुरस्कार समारोह। लेकिन एक तस्वीर पर मेरी नज़र ठहर गई, उसमें रुचा और अन्विता एक साथ किसी अवार्ड शो में थीं, दोनों मुस्कुराती हुईं, लेकिन उनकी आंखों में कहीं न कहीं एक अनकहा तनाव झलक रहा था। रुचा का ऑफिस विशाल और सुसज्जित था। दरवाजा खुलते ही एक परिचित सी खुशबू हवा में तैर रही थी, लकड़ी के फर्नीचर की चमक, सजी हुई अलमारियां, दीवार पर पुरस्कारों की कतार, और बीचों बीच बैठी थी रुचा माथुर। वह अब पहले जैसी कॉलेज गर्ल नहीं रही थी, अब वह एक मीडिया एम्पायर की क्वीन थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो आप हैं आर्यन देव, स्वतंत्र पत्रकार? बड़ी हिम्मत है इस शहर में किसी को सत्ता के खिलाफ खड़े होने की। मैंने शांति से जवाब दिया, सच्चाई का पीछा करने के लिए कभी कभी अकेले चलना पड़ता है। हम दोनों आमने सामने बैठे। उसने कॉफी मंगवाई और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उसके हाव भाव सहज थे, लेकिन उसकी आंखें सतर्कता से मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। मैंने कहा, मेरे पास कुछ फुटेज है। एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, एक ऐसी कहानी जो इस देश की मीडिया को जड़ से हिला सकती है। और आप ही हैं जिसे मैं इसमें सबसे पहले शामिल करना चाहता हूं। उसकी भौहें हल्के से उठीं। ओह! इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन क्या कोई ठोस वजह है कि आपने मुझे चुना? मैंने मुस्कुराते हुए अपना बैग खोला और उसमें से एक छोटा सा लैपटॉप निकाला। यूएसबी डालते ही स्क्रीन पर अन्विता के रिकॉर्ड किए गए कुछ फुटेज चलने लगे, जिसमें उसने निर्मल ठाकुर और अंशुमान रॉय के बीच चल रहे लेनदेन और एक स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र किया था। रुचा की आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। कुछ पल के लिए उसकी मुस्कान गायब हो गई। ये कहां से मिला तुम्हें? उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में पूछा। मैंने जवाब दिया, ये अन्विता का काम है। पर अधूरा रह गया था। मुझे उसे पूरा करना है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो इस सिस्टम को भीतर से जानता हो। उसने एक गहरी सांस ली। अगर ये सब सही है, तो इसका मतलब है हम सब खतरे में हैं। नहीं, मैंने कहा, खतरे में तो हम पहले से हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमारे पास सच है। और शायद तुम्हारे पास जवाब भी। एक पल की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, अन्विता को कुछ पता चल गया था। कुछ ऐसा जो उसे नहीं जानना चाहिए था। मैं उसे रोक नहीं पाई, उसकी आंखों में एक छाया सी तैर गई। मैंने उसकी तरफ झुकते हुए पूछा, कौन है असली मास्टरमाइंड, रुचा? कौन चला रहा था ये साजिश? और क्यों? उसने मेरी ओर देखा, कुछ पल सोचा,
फिर बोली, अगर मैं तुम्हें सब बता दूं तो मुझे मार दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं चुप रही तो शायद मेरी आत्मा कभी चैन से न जी पाए। मैंने उसे आश्वासन दिया, तुम्हारे पास अब एक मौका है, या तो डर के साथ जियो या फिर सच्चाई के साथ इतिहास बदलो। उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है आर्यन। नहीं, आरव। मैं जानती हूं तुम कौन हो। और शायद अब वक्त है कि तुम्हें भी सब पता चले। मैं स्तब्ध रह गया। उसने मेरा नाम कैसे जाना? पर जवाबों का समय अब आ गया था। और शायद भाग्य अब मेरी तरफ था। दरवाजे बंद थे। लेकिन अब साजिश के राज खुलने को तैयार थे। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं, लेकिन चेहरा शांत था। रुचा से मेरी बातचीत ने एक दरार खोल दी थी, एक ऐसी दरार जिसके भीतर सड़ांध थी, लाशें थीं, झूठ था। मैंने उसके शब्दों को बार बार दोहराया। जो चीजें तुम खोज रहे हो, आर्यन, वो अगर बाहर आ गईं, तो सिर्फ तुम्हारे नहीं, बहुतों के ताबूत बनेंगे। इस वाक्य के पीछे डर नहीं था, एक चेतावनी थी। और यही चेतावनी मेरे लिए चाबी बन गई। मेरी पत्रकारिता का उसूल हमेशा सीधा रहा था, जब सब चुप हो जाए, तब सबसे ऊंची आवाज में सवाल करना। लेकिन अब सवालों के जवाब सिर्फ फाइलों में नहीं, इंसानों के चेहरों में छुपे थे। मैं सीधे अपने ठिकाने पहुंचा, एक छोटा सा फ्लैट जो मैंने एक फेक आईडी पर लिया था। अंदर आते ही मैंने अपने सारे नोट्स दीवार पर फैला दिए। हर तस्वीर, हर नाम, हर लोकेशन अब मेरे सामने एक जाल की तरह था। दीवार पर जुड़ी सूचनाओं में सबसे ऊपर लाल मार्कर से लिखा था, अन्विता राव की मौत, आत्महत्या या हत्या। नीचे जुड़ी हर तस्वीर एक कहानी कह रही थी। अन्विता की मुस्कुराती हुई तस्वीर के नीचे लिखा था, आखिरी शाम, एसीपी जयदीप के साथ। हाँ, अब अगला नाम जयदीप शेखावत था। एसीपी जयदीप शेखावत नाम लेते ही मेरे ज़हन में दो बातें आईं। एक, उसका सख्त और रफ्तार भरा ट्रैक रिकॉर्ड। दो, उसकी और अन्विता की आखिरी मुलाकात। अन्विता के कॉल लॉग में उस रात 2 मिस्ड कॉल्स उसी के थे। अब वक्त था उन कॉल्स का जवाब ढूंढने का। मैंने अपनी पुरानी पहचान से एक ईमेल तैयार किया और शहर की पुलिस विभाग की मीडिया सेल को एक इंटरव्यू के बहाने संपर्क किया। मुझे पता था कि सीधे जयदीप तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो मीडिया से खुद को बचाता है, तो शक और भी गहरा हो जाएगा। 3 घंटे बाद एक नंबर से फोन आया। एसीपी शेखावत आपसे 5 मिनट मिलना चाहते हैं। कल सुबह 10 बजे, पुलिस हेडक्वार्टर। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, उन 5 मिनटों में सवाल ज्यादा होंगे। पुलिस हेडक्वार्टर एक अलग ही दुनिया था। दीवारों पर लगी बंदूकों की तस्वीरें, पुराने केस की ट्रॉफियां और हर कोने में एक डर का साया। 10:05 पर मैं जयदीप के ऑफिस के सामने था। अंदर से उसकी भारी आवाज आई, कम इन। दरवाजा खोला, सामने कुर्सी पर बैठा था वो इंसान, जिसकी आंखें बहुत कुछ छुपा रही थीं। उसके सामने बैठते ही उसने पहली बात कही, आप पत्रकार हैं, तो सच छानना जानते होंगे। लेकिन हर सच बताने लायक नहीं होता। मैंने आंखों में आंखें डालकर कहा, और कुछ झूठ इतने सफेद होते हैं कि रगों में जहर घोलते हैं। हम दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने फाइल खोली और पूछा, आपको क्या लगता है, अन्विता की मौत में कोई साजिश थी? मैंने जेब से उसका कॉल लॉग निकाला और उसकी मेज पर रख दिया। आपके 2 कॉल उस रात, और एक अनट्रेस्ड कॉल भी उसी नंबर से हुआ था जो अब बंद है। वो चौंका नहीं, बस कुर्सी के पीछे झुककर बोला, कुछ बातें केस फाइल में नहीं होती, कुछ सिर्फ यादों में बचती हैं। मैंने फिर पूछा, आप और अन्विता कितने करीब थे? इस बार वो थोड़ा रुका। फिर धीरे से बोला, मैं उससे प्यार करता था। लेकिन उसने कभी माना नहीं। उसने सच्चाई से प्यार किया, मैं उससे। उसके शब्दों ने कुछ देर के लिए मुझे भी चुप कर दिया। लेकिन मैं पत्रकार था, और मेरी चुप्पी कभी लंबी नहीं होती। उस रात आप कहाँ थे, एसीपी शेखावत? वो खड़ा हुआ और खिड़की की ओर देखने लगा। मैं उसके घर गया था, उससे माफी मांगने। वो मुझे देखना नहीं चाहती थी। मैंने गेट पर खड़े रहकर फोन किया। उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैं चला गया।
और उसके बाद सुबह एक कॉल आया, उसकी मौत का। मैंने उसकी तरफ देखा। आप जानते थे वो क्या कर रही थी उस रात? वो पलटा और पहली बार उसकी आंखें डोलने लगीं। नहीं, लेकिन मुझे शक था कि वो कुछ बड़ा उजागर करने वाली थी, जो शायद उसके ही चैनल में किसी के खिलाफ था। मैंने पूछा, क्या वो रुचा के खिलाफ कुछ सबूत जुटा रही थी? इस पर वो चुप रहा। उस चुप्पी में जवाब था, एक ऐसा जवाब जो शायद अभी बोलकर सामने नहीं आया, लेकिन अब मुझे ये यकीन हो चला था कि रुचा और जयदीप के बीच कुछ ऐसा है जो अब तक पर्दे के पीछे था। मैंने एसीपी जयदीप शेखावत से मिलने का फैसला उसी रात कर लिया। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर बारिश गिर रही थी और आसमान में बिजली की चमक बार बार मेरी बेचैनी को और गहरा कर रही थी। जयदीप का ऑफिस चौथी मंजिल पर था। लकड़ी का भारी दरवाजा, बाहर उसका नाम पीतल की पट्टी पर खुदा हुआ, एसीपी जयदीप शेखावत, क्राइम ब्रांच। दरवाजा खुला, अंदर एक लंबी टेबल थी और उसके पीछे वो बैठा था, गहरे भूरे रंग की यूनिफॉर्म, चौड़ी जबड़े वाली शक्ल और ऐसी आंखें जैसे किसी ने उस आदमी की आत्मा से सारी नींद खींच ली हो। आर्यन देव, उसने कहा, मेरी तरफ बिना मुस्कराए देखता हुआ। तुम्हारा नाम बहुत सुना है। तुम्हारे सवालों से ज्यादा तुम्हारी टाइमिंग घातक होती है। मैं हल्की मुस्कान के साथ सामने कुर्सी पर बैठ गया। टाइमिंग तभी घातक होती है जब कोई डरता हो। आप डरते हैं, एसीपी साहब? उसने अपनी आंखें मुझ पर गड़ा दीं, फिर धीरे से कहा, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन जो चीजें तुम कुरेद रहे हो, वो सिर्फ पुलिस फाइल्स नहीं है। उनमें कई करियर दफन है, कई जिंदगियां। मैंने जेब से अन्विता की तस्वीर निकाली और मेज पर रख दी। इसकी जिंदगी भी। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। बाहर बिजली चमकी और फिर पहली बार मैंने जयदीप की आंखों में दर्द देखा, एक ऐसा दर्द जो शब्दों से बाहर नहीं आता, सिर्फ नजरों से बहता है। वो मेरी दोस्त थी, उसने कहा, आवाज धीमी लेकिन सच्ची। और मैंने उसे बचाने की हर कोशिश की थी। लेकिन वो एक ऐसी आग में घिरी हुई थी जहां से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। कैसी आग? एसीपी ने मेज की दराज से एक पुरानी केस फाइल निकाली, उस पर धूल जमी थी, लेकिन टैग चमक रहा था, फाइल नो XZ11 अ प्रोजेक्ट शक्ति। ये फाइल किसी रिपोर्टर ने कभी नहीं देखी, वो बोला। इसमें अन्विता के पुराने स्टिंग ऑपरेशन की डिटेल है। उसने और रुचा ने एक साथ काम किया था। पर जब मामला राजनेताओं से जुड़ गया, रुचा पीछे हट गई और अन्विता अकेली पड़ गई। मैंने फाइल खोली, अंदर तस्वीरें थीं, नेताओं की, पुलिस अफसरों की, एक प्राइवेट फार्म हाउस की। हर तस्वीर एक नई परत खोल रही थी। इस फार्म हाउस में क्या होता था? वहां पावर का सौदा होता था। ड्रग्स, महिलाओं की तस्करी, अवैध हथियार, सब कुछ। अन्विता को सबूत मिल चुके थे। उसने मुझसे मदद मांगी थी। लेकिन एक रात वो गायब हो गई। और जब मिली, वो पुल से कूद चुकी थी। कम से कम यही कहा गया। तो आपने केस क्लोज क्यों कर दिया? जयदीप ने गहरी सांस ली, जैसे बहुत कुछ अपने अंदर रोक रखा हो। फिर धीमे से बोला, क्योंकि वो ऊपर से ऑर्डर आया था। मेरी औकात उस सिस्टम के सामने कुछ नहीं थी। लेकिन आज भी मैं चैन से नहीं सो पाया हूं। मैंने उसकी तरफ देखा, ये कोई चालाक अफसर नहीं था, ये एक टूटा हुआ आदमी था। लेकिन मुझे उसके टूटे होने में सच्चाई दिख रही थी। आप मुझे उस फार्म हाउस तक ले जा सकते हैं? उसने चौंक कर मेरी ओर देखा, फिर हाँ में सिर हिलाया। लेकिन एक बात याद रखना, आर्यन, वहां जो तुम देखोगे, वो तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। मैंने उसकी आंखों में झांका और कहा, मैं तो कब का चैन खो चुका हूं, एसीपी साहब। अब मुझे सिर्फ सच चाहिए, चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो। और इस तरह तय हुआ अगला कदम, उस फार्म हाउस की ओर, जहां शायद अन्विता की आखिरी सांसों की गूंज अब भी दीवारों में बसी हो। जयदीप की आंखों में कुछ ऐसा था जो अब तक नहीं दिखा था, एक ऐसा दर्द, जिसे एक सख्त अफसर ने सालों से सीने में बंद कर रखा था। उसने धीरे से अन्विता की तस्वीर उठाई, उसकी ओर कुछ देर तक देखता रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम नहीं जानते आर्यन, ये कहानी जितनी तुम्हें दिख रही है,
उससे कहीं ज्यादा पुरानी और ज्यादा सड़ी हुई है। अन्विता सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं थी। वो एक केस के बहुत करीब पहुंच गई थी, एक ऐसा केस जो हमने कभी बंद नहीं किया, सिर्फ दबा दिया। और उसी केस में एक नाम था, मिथुन दत्ता। मिथुन दत्ता। ये नाम मेरे नोट्स में कहीं नहीं था। ये मेरे लिए नया था। लेकिन जिस अंदाज में जयदीप ने उसका नाम लिया, उसमें गुस्सा, अपराधबोध और लाचारी तीनों थे। वो केस क्या था? मैंने पूछा। जयदीप कुर्सी से उठा, खिड़की की ओर चला गया। बाहर बारिश अब भी जारी थी। उसके स्वर में अब शांति नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द उसकी आत्मा से खींचकर निकाला जा रहा हो। 3 साल पहले एक फार्मा कंपनी की फाइल हमारे पास आई थी, मीडजीन बायोलैब्स नाम था, लेकिन काम ड्रग्स की तस्करी से लेकर ह्यूमन ट्रायल तक वो सब कर रहे थे। गरीब बस्तियों में लोगों पर दवाइयों का ट्रायल होता था, बिना उनकी इजाजत के। अन्विता तब क्राइम बीट पर थी और उसे किसी ने अंदर से टिप दी थी। वो सच में लगी थी। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी भौहें सिकुड़ी थी। और मिथुन दत्ता? जयदीप ने जवाब दिया, वो उसी कंपनी का चीफ साइंटिस्ट था। एक बार बहुत बड़ा नाम हुआ करता था मेडिकल रिसर्च की दुनिया में। लेकिन उसे पैसा और ताकत दोनों का नशा था। वो एक ऐसा आदमी था जो नैतिकता की हर सीमा को लांघ चुका था। फिर क्या हुआ? अन्विता ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसके पास दस्तावेज थे, वीडियो थे, उन बच्चों के जो दवाओं के टेस्ट के बाद मर गए थे। उसने मुझसे मिलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही वो गायब हो गई। और 3 दिन बाद उसकी लाश मिली, एक बंद अपार्टमेंट में, जिसे पुलिस ने सुसाइड बताया। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे थे। क्या उस केस में मिथुन का नाम कहीं दर्ज हुआ? जयदीप की नजरें मेरी नजरों से मिली। नहीं। ऊपर से ऑर्डर था, नरेंद्र खुराना, नाम याद है? वही जो अब गृह मंत्रालय में एडवाइजर है। सब वहीं से दबा दिया गया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। और मैं आज तक उस गलती को ढो रहा हूं। मैंने धीमे स्वर में कहा, आपको वो रिपोर्ट याद है? हर पन्ना। अब मुझे समझ आ रहा था कि इस कहानी की जड़ें सिर्फ अन्विता की मौत नहीं थीं, ये सिस्टम की उस सड़न की कहानी थी, जहां सच को मारकर उसकी कब्र पर पदोन्नति की माला चढ़ाई जाती थी। अगली सुबह मैंने जयदीप से रिपोर्ट की कॉपी मांगी। उसने कहा, मेरे पास उसकी स्कैन की गई एक कॉपी है, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम इसे छापोगे, तो मेरी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर हिलाया, ये मेरी जिंदगी का भी मामला बन चुका है। मैं सच का पीछा कर रहा हूं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितना कंटीला है। उसने मुझे एक पेन ड्राइव दी, काले रंग की, जिस पर सफेद मार्कर से सिर्फ एक शब्द लिखा था, रक्षक। उस रात मैं बहुत देर तक नहीं सो सका। पेन ड्राइव के डेटा को स्कैन करते हुए मैं एक एक दस्तावेज को पढ़ता गया। उसमें बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट्स थीं, गांवों के पंचायत लीडर्स के स्टेटमेंट्स, और एक खास नाम बार बार आ रहा था, मिथुन दत्ता के साथ एक और व्यक्ति का, रणदीप वशिष्ठ। ये नाम मेरे लिए बिल्कुल नया था। लेकिन दस्तावेजों में जो सबसे आखिरी रिकॉर्ड था, उसने मेरी रूह को झकझोर दिया। एक वीडियो क्लिप थी, बहुत खराब क्वालिटी की, लेकिन उसमें एक महिला की आवाज थी, वो चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, ये पाप है। मैं सब उजागर कर दूंगी। और फिर अचानक कुछ गिरने की आवाज आई, और वीडियो बंद। उस महिला की आवाज अन्विता की थी। मैंने कंप्यूटर बंद किया। अब सिर्फ एक नाम मेरे दिमाग में था, रणदीप वशिष्ठ। उसे ढूंढना अब मेरी अगली मंजिल थी। और शायद ये नाम ही इस जाल का असली बुनियाद था। मैं उस रात सो नहीं सका। जयदीप ने जो कुछ बताया था, वो सिर्फ एक केस नहीं था, वो एक ऐसा जाल था जिसमें सच्चाई, सिस्टम और इंसानियत तीनों ही उलझे हुए थे। मीडजीन बायोलैब्स, एक नाम जो अब मेरे लिए केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि एक दरवाजा बन चुका था उस अंधेरे की ओर जहां से शायद अन्विता लौट नहीं सकी। मिथुन दत्ता, वो नाम जो पहले कभी सुना नहीं, अब मेरे जहन में गूंज रहा था। एक भूत की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा निशान की तरह जो हर सवाल के पीछे खड़ा था। अगली सुबह मैं सीधा गया नेशनल मेडिकल जर्नल के पुराने आर्काइव्स की ओर।
वहां बैठकर मैंने उस वक्त के सभी प्रमुख मेडिकल घोटालों की लिस्ट खंगालनी शुरू की। लगभग 2 घंटे की खोज के बाद एक केस सामने आया। 2019 में जीन बायोलैब्स पर मानव परीक्षणों का आरोप। गरीब और अनपढ़ लोगों को फ्री ट्रीटमेंट का झांसा देकर दवाइयों के परीक्षण किए गए। केस अदालत तक गया, लेकिन सबूतों की कमी और सरकारी प्रोटेक्शन के चलते केस रफा-दफा हो गया। और एक नाम रिपोर्ट में दर्ज था, मुख्य रिसर्च अधिकारी डॉक्टर मिथुन दत्ता। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थीं। मैंने अपने ऑफिस लौटते ही विशाल को बुलाया, मेरा सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट। विशाल, जीन बायोलैब्स के सारे कर्मचारी रिकॉर्ड्स निकालो, 2018 से 2020 तक। और ये मिथुन दत्ता, इसका पर्सनल प्रोफाइल, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका पिछला रिकॉर्ड, सब कुछ। विशाल ने तुरंत सिस्टम में काम शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में एक फाइल मेरे सामने थी। डॉक्टर मिथुन दत्ता, जेनेवा से पढ़ा हुआ, बायोटेक्नोलॉजी में विशेषज्ञ, भारत लौटकर सीधा जीन में नियुक्त। शुरू में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर 2018 के अंत से उसके प्रोजेक्ट्स अजीब होते गए। उनके रिसर्च पेपर्स में एक बात बार बार सामने आई, न्यूरोलॉजिकल अडेप्टेशन थ्रू फोर्स्ड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी दवाओं से मस्तिष्क को प्रभावित करके उसे कुछ खास तरीके से व्यवहार करने के लिए बाध्य करना। ये अब सिर्फ दवाओं की कहानी नहीं थी, ये दिमाग पर नियंत्रण की बात थी। और तभी मुझे अन्विता की डायरी की एक पंक्ति याद आई। यदि मैं सही हूं, तो वो लोग सिर्फ शरीर नहीं, सोच को भी बदल रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसी शाम मैंने जयदीप को फिर बुलाया। क्या तुम जानते हो कि ये रिसर्च किस दिशा में जा रही थी? जयदीप ने धीमे स्वर में कहा, हाँ। और यही वजह थी कि हमें केस बंद करने को कहा गया। कुछ ऐसे लोग इसमें शामिल थे जिन्हें छूना हमारे बस की बात नहीं थी। सरकार, बड़े कारोबारी, कुछ विदेशी निवेशक। सबको पता था कि मिथुन क्या कर रहा है, लेकिन सब चुप थे। और अन्विता? उसने वो देखा जो कोई नहीं देखता, उसने मीजीन के एक क्लिनिकल सेंटर में चुपके से कैमरा लगाया था। उसके पास रिकॉर्डिंग थी। वो रिकॉर्डिंग आज भी किसी के पास हो सकती है। मैंने उठकर कहा, तो फिर अब हमें वही रिकॉर्डिंग ढूंढनी है। यही हमारा सबसे बड़ा सबूत होगा। जयदीप की आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, अगर वो रिकॉर्डिंग मिल गई, तो हम इस खेल को खत्म कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आर्यन, मिथुन दत्ता अब अकेला नहीं है। वो एक सिस्टम है जो हर उस इंसान को मिटा देगा जो उसके सामने खड़ा होगा। मैंने गंभीरता से उसकी आंखों में देखा और बोला, तो इस बार सिस्टम को हिलाने का वक्त आ गया है। विशाल ने मेरी तरफ एक मोटी सी फाइल बढ़ाई, जिस पर लिखा था, क्लासिफाइड, प्रोजेक्ट सुदर्शन। उसका चेहरा गंभीर था और आंखों में भय की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। सर, ये फाइल मुझे एक पुराने पुलिस कांस्टेबल के बेटे से मिली, जिसका पिता मीजीन के खिलाफ गवाही देने वाला था। लेकिन गवाही से पहले ही उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। बेटे ने ये फाइल अपने पिता के सामान में छुपी हुई पाई। मैंने कांपते हाथों से फाइल खोली। अंदर सरकारी लेटरहेड्स पर दर्ज कई पन्ने थे, जिनमें साफ साफ लिखा था कि प्रोजेक्ट सुदर्शन के तहत गरीब मजदूरों पर एक नई दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था, MX23। यह दवा दरअसल एक सैनिकों की मानसिक शक्ति और सहनशीलता बढ़ाने का प्रयोग था, लेकिन इसके दुष्परिणाम इतने भयानक थे कि कई लोग मानसिक रोगी बन गए, कई कोमा में चले गए और कुछ की मौत हो गई। इन परीक्षणों में जिन डॉक्टरों के नाम थे, उनमें सबसे ऊपर नाम था डॉक्टर मिथुन दत्ता। सर, एक और बात, विशाल ने कहा, अन्विता इन सब तक पहुंच चुकी थी। उसके पास इसी फाइल की कॉपी थी, लेकिन उसने किसी को सौंपने से पहले ही मुझे कॉल किया था। उसने सिर्फ इतना कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए, तो आर्यन तक ये सच जरूर पहुंचाना। मेरा गला सूख गया। मैं अब केवल एक जांच अधिकारी नहीं था, मैं न्याय की उस लड़ाई में खड़ा था जिसे दबाने की हजारों कोशिशें हो चुकी थीं। मैंने फाइल के अंतिम पन्नों में देखा, एक नाम बार बार सामने आ रहा था, SG इनिशिएटिव, अ जॉइंट ऑपरेशन ऑफ मीजीन बायोलैब्स एंड सेंट्रल बायोडिफेंस रिसर्च अथॉरिटी। ये सिर्फ एक निजी कंपनी का खेल नहीं था, ये सरकारी संरक्षण में चल रही एक भयावह साजिश थी। तभी विशाल का फोन बजा। सर, हमें एक अनजान नंबर से कॉल आया है।
बोल रहे थे कि अगर आप ये केस नहीं छोड़ते तो अगला नंबर आपका होगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। डर और साहस दोनों साथ साथ थे। लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मैंने कहा, विशाल, अब हमें इस साजिश की जड़ों तक जाना होगा। अन्विता की मौत सिर्फ शुरुआत थी। अब ये लड़ाई उसके नाम पर पूरी करनी है। और तभी मेरे लैपटॉप पर एक ईमेल आया। भेजने वाला अज्ञात था, लेकिन सब्जेक्ट लाइन ने मेरी सांस रोक दी। आई हैव द वीडियो। मीट मी एट 11 PM दी अबैंडन कोल्ड स्टोरेज, सेक्टर 49। कम अलोन। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और बुदबुदाया, खेल अब असली शुरू हुआ है। रात के करीब 10:30 बजे थे। मैं अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में अन्विता की वही पुरानी डायरी जिसे मैंने उसकी चीजों के बीच छुपा पाया था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे शहर के हर कोने में कोई छिपा हुआ राज सांसें ले रहा हो। डायरी का एक पन्ना फटा हुआ था, लेकिन बाकी पन्नों में जो दर्ज था वो किसी सनसनीखेज खबर से कम नहीं था। अन्विता ने खुद लिखा था, डॉक्टर दत्ता एक ऐसा एक्सपेरिमेंट चला रहे हैं जिसमें सिर्फ दवा नहीं बल्कि इंसान की चेतना को बदलने की कोशिश हो रही है। और इसमें सरकार के कुछ उच्च अधिकारी भी शामिल हैं। एक और पंक्ति थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सी ब्लॉक, बेसमेंट, रूम 17 में जाकर देखना। मैंने तुरंत विशाल को बुलाया। कल सुबह हम मीजीन बायोलैब्स में फिर घुसेंगे, मैंने कहा, इस बार हमें जवाब लेकर लौटना है। अगली सुबह हम दोनों साधारण कपड़ों में एक पुरानी सरकारी फोर्ड कार में वहां पहुंचे। इमारत के बाहर अब भी सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन हमने पहले से तय किया था कि हम पिछले हिस्से से अंदर जाएंगे। दीवार के पीछे एक पुराना सर्विस गेट था, जो ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता था। अंदर घुसते ही एक गंध ने हमारा स्वागत किया, बासी रसायनों की, खून की और किसी ऐसे डर की जो हवा में घुल चुका था। सी ब्लॉक तक पहुंचने में हमें 3 सुरक्षा लेयर पार करनी पड़ी, लेकिन विशाल की हैकिंग स्किल्स काम आईं। आखिरकार हम उस बेसमेंट में पहुंचे। कमरा 17। उसका दरवाजा लोहे का था और उस पर नंबर हाथ से लिखा गया था, जैसे यह कमरा बाकी सबसे छिपा कर रखा गया हो। मैंने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में कमरे के अंदर पड़ी फाइलों, कंप्यूटरों और दवाइयों के बक्सों का ढेर दिखा। पर जो सबसे खतरनाक चीज थी, वह एक स्ट्रेचर पर पड़ा अधमरा आदमी था, जिसकी आंखें खुली थीं लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने धीरे से उसकी नब्ज देखी। वह जिंदा था। विशाल फौरन कंप्यूटर टर्मिनल तक पहुंचा और डेटा एक्सेस करने लगा। स्क्रीन पर दर्ज नामों की लिस्ट सामने आई, करीब 112 नाम। हर नाम के आगे एक स्टेटस था, टर्मिनेटेड, अनस्टेबल या सर्वाइवर। अन्विता का नाम भी उसमें था, स्टेटस, अनस्टेबल और एक कोड, ज़ेटा 9। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब अन्विता अभी भी जिंदा हो सकती थी। सर, ये आदमी शायद पहला गवाह हो सकता है, विशाल ने कहा। मैंने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। उसकी पलकें हिलीं। मैं सुरेश हूं। सिक्योरिटी टेक्नीशियन था। उन्होंने मुझे देख लिया। मुझे भी टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया। मेरी सांसें थम गईं। क्या अब सच्चाई की सुरंग का सिरा दिखाई देने लगा था? या हम अभी और गहरे उतरने वाले थे? सवालों की गूंज थी और जवाब अब नजदीक थे। बहुत नजदीक। मीजीन बायोलैब्स के तहखाने में हम उस रहस्यमयी सुरंग के रास्ते से होते हुए आखिरकार ब्लॉक की उस इमारत में पहुंचे, जहां कमरा नंबर 17 स्थित था। रास्ते में हल्की हल्की रोशनी वाले बल्ब टिमटिमा रहे थे, जिनका कंपन और पुरानी वायरिंग की गंध वातावरण को और भयावह बना रही थी। हर कदम जैसे हमें किसी बड़े रहस्य की ओर खींच रहा था। हमारे जूते पुराने पत्थरों पर पड़ते थे और हर कदम की आवाज उस सुनसान तहखाने में गूंजती थी। कमरा नंबर 17 के बाहर एक मोटा, लोहे का दरवाजा था, जिस पर कोई नाम या चिन्ह नहीं था, बस एक कोड लॉक लगा था। अन्विता की डायरी की पिछली पंक्तियां याद आईं, MX23 1729, संस्कृत का सूत्र। मैं सोच में पड़ गया, फिर झटके से कोड में 1729 डाला, दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा के झोंके ने हमारी सांसें रोक दी।
कमरा ठंडा और अंधेरा था, लेकिन अंदर मौजूद कंप्यूटरों की हल्की नीली रोशनी वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैला रही थी। दीवारों पर पुराने मेडिकल चार्ट्स, एक्सरे और कुछ अज्ञात संकेत लटके थे। बाईं तरफ एक कांच की बड़ी अलमारी दिखाई दी, जिसके अंदर इंसानी खोपड़ियां, खून से सने दस्ताने, सीरिंज और अधूरी मेडिकल रिपोर्ट्स थी। विशाल ने धीमी आवाज में कहा, सर, ये तो किसी मेडिकल प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में भय था और उसके स्वर में कंपी। मैंने तुरंत कंप्यूटर को चालू किया। सिस्टम पर एक फोल्डर था, project_वृद्धि_x_फाइनल। इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग्स थीं, जिनमें जवान लड़कों और लड़कियों पर कुछ अजीब प्रयोग होते दिख रहे थे। कैमरे की तारीखें साल 2017 से शुरू होकर 2023 तक की थीं। हर वीडियो में कुछ लोगों को इंजेक्शन देते हुए दिखाया गया था। कुछ लोग इंजेक्शन के बाद जोर से चीखते थे, कुछ कांपते हुए गिर जाते थे और कुछ की आंखें स्थिर होकर खाली दीवारों को ताकने लगती थीं। ये लोग क्या बना रहे थे? ये सिर्फ दवा नहीं है, ये कुछ और है। मैंने खुद से बड़बड़ाया। एक फाइल थी, सब्जेक्ट 24, अन्विता राव। ये देखकर मेरी सांस थम गई। मैंने फाइल खोली। अन्विता खुद इन प्रयोगों की निगरानी कर रही थी, लेकिन कुछ समय बाद उसने विरोध शुरू किया था। उसकी मेल्स में साफ लिखा था, दिस ट्रायल इज नॉट एथिकल। दीज आर नॉट वॉलंटियर्स, दीज आर अबडक्टेड लैबोरर्स एंड विलेजर्स। उसने कई बार डॉक्टर मिथुन दत्ता और ऊपर बैठे अधिकारियों को चेताया था कि यह सब बंद होना चाहिए, लेकिन उसे हर बार चुप करा दिया गया। विशाल ने एक और अलमारी खोली। उसमें कुछ पुराने मोबाइल फोन और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस रखे थे। हम दोनों ने एक रिकॉर्डर उठाया और प्ले किया। अन्विता की आवाज गूंजी, अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। प्रोजेक्ट वृद्धि का सारा सच इस कमरे में है। मैं जानती थी कि मेरे खिलाफ कोई चाल चलेगा, इसलिए मैंने सबूत छुपा दिए हैं। दीवार के पीछे हमने अलमारी हटाई और दीवार की ईंटों को गौर से देखा। एक जगह की ईंटें हल्की ढीली थीं। विशाल ने हथौड़ा उठाकर उसे धीरे धीरे हटाना शुरू किया। पीछे एक छुपा हुआ लॉकर था। लॉकर के अंदर थी एक हार्ड ड्राइव, एक लाल फाइल और एक पुरानी सी तस्वीर, जिसमें अन्विता, डॉक्टर दत्ता और एक और शख्स खड़े थे। वो तीसरा शख्स मुझे जाना पहचाना लग रहा था। और जब मैंने गौर से देखा तो दिल की धड़कन रुक सी गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी था, जो हाल ही में सुरक्षा मामलों की उच्च समिति का प्रमुख बना था। अब बात सिर्फ एक प्रयोगशाला या एक डॉक्टर की नहीं रही थी। अब बात थी एक पूरे सिस्टम की, एक संगठित अपराध की जो देश की सुरक्षा और मानवता दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। मैंने विशाल से कहा, ये हार्ड ड्राइव और फाइल्स अब हमें किसी ऐसे के पास पहुंचानी होंगी जिस पर पूरा विश्वास हो सके और जो खुद सिस्टम का हिस्सा न हो। विशाल ने गंभीर स्वर में कहा, क्या हम किसी पत्रकार को ढूंढें या किसी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन को? मैंने कहा, शुरुआत पत्रकार से ही होगी, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि अब जो लोग हमारे खिलाफ हैं, वो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, सत्ता के असली चेहरे हैं। कमरा नंबर 17 के भीतर वो कंप्यूटर धीरे धीरे लोड हो रहा था। स्क्रीन पर project_वृद्धि_x_फाइनल नाम का फोल्डर खुला और उसके अंदर दर्जनों फाइलें थीं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स और कुछ क्लिपबोर्ड नोट्स की स्कैन की गई प्रतियां। मैंने सबसे ऊपर की फाइल को खोला, एक वीडियो चालू हुआ। उसमें अन्विता और डॉक्टर दत्ता दिखाई दे रहे थे। वे किसी रोगी को देख रहे थे जो एक स्ट्रेचर पर था। कमरे में चारों ओर कई तरह की मशीनें लगी थीं, ईईजी स्कैनर, ब्रेन वेव मॉनिटर और एक सफेद रंग का सिलेंडर जिससे कुछ भाप निकल रही थी। डॉक्टर दत्ता की आवाज सुनाई दी, सब्जेक्ट 14 को तीसरी बार VR_ कंपाउंड इंजेक्ट किया गया है। परिणाम, चेतना का अस्थायी निलंबन, लेकिन न्यूरॉन एक्टिविटी में अप्रत्याशित बढ़ोतरी। अन्विता बोली, ये प्रयोग नैतिक सीमाओं को लांघ रहा है, सर। ये लोग इंसान नहीं, प्रयोगशाला के चूहे हैं आपके लिए। डॉक्टर दत्ता शांत स्वर में बोले, तुम्हें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, अन्विता। ये प्रयोग भविष्य बदल सकते हैं। विशाल स्तब्ध खड़ा था।
मेरे हाथों में पसीना आने लगा था। ये वही VR_ कंपाउंड था जिसकी छोटी मात्रा भी इंसान के दिमाग को अस्थायी रूप से शून्य में धकेल सकती थी। मैंने दूसरी फाइल खोली, एक रिपोर्ट थी जिसमें दर्ज था, प्रोजेक्ट वृद्धिX का उद्देश्य मानव मस्तिष्क की चेतना और क्षमताओं को सीमा से परे बढ़ाना। इस प्रक्रिया में VR_ कंपाउंड और डीप न्यूरल स्टिम्युलेशन का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से मस्तिष्क की न्यूरॉन संरचना को पुनः विनिर्मित किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति की मेमोरी, IQ, प्रतिक्रिया समय और सीखने की क्षमता में तीव्र वृद्धि होती है। संभावित जोखिम: उच्च स्तर पर ब्रेन हेमरेज, न्यूरोनल बर्नआउट, साइकोसिस और अस्तित्व का भ्रम। परीक्षण अब तक 32 सब्जेक्ट्स पर किया गया। 26 मृत, 5 स्थायी ब्रेन डैमेज, 1 गायब। मैंने विशाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में घबराहट और क्रोध का मिलाजुला भाव था। आर्यन, ये लोग इंसानों को मशीन बना रहे थे। हमने और भी फाइलें देखी। कुछ में सब्जेक्ट्स के EEG ग्राफ थे, जिनमें मस्तिष्क की तीव्र तरंगों का उछाल था। एक अन्य डॉक्यूमेंट में फेज 4 डिप्लॉयमेंट प्लान लिखा था। उसके अनुसार मीजीन अब इस कंपाउंड को सरकारी रक्षा विभागों को बेचने की योजना बना रहा था। उस योजना में कोडनेम था ऑपरेशन प्रज्ञा 9। योजना के अनुसार VR_ कंपाउंड से प्रशिक्षित सैनिकों की एक विशेष टुकड़ी तैयार की जा रही थी, जिन्हें सुपर सिपाही कहा जा रहा था। उनकी संवेदना को समाप्त कर उन्हें आदेशपालक और शारीरिक मानसिक रूप से अत्युन्नत बनाया जा रहा था। हमारी सांसें थम गईं। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, ये एक नैतिक, सामाजिक और मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन था। तभी हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लाइव फीड टैब दिखा। हमने उस पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक कैमरा फीड खुला, यह शायद किसी दूसरी गुप्त प्रयोगशाला की थी। वहां स्ट्रेचर पर एक और सब्जेक्ट था। डॉक्टर इंजेक्शन दे रहे थे। लेकिन इस बार अन्विता वहां नहीं थी। और वहां जो कमांड दे रहा था, वो था राजवीर माथुर। वही व्यक्ति जो मीजीन का चेयरमैन था और जिसे हम एक वक्त समाजसेवी और टेक इनोवेटर समझते थे। राजवीर बोल रहा था, ये अब विज्ञान नहीं, रणनीति है। एक ऐसा सैनिक बनाना जिसे दर्द ना हो, भावना ना हो और आदेश में संकोच ना हो। हम जीतेंगे, किसी भी कीमत पर। मेरी सांसें तेज हो गईं। ये अब सिर्फ एक रहस्य की खोज नहीं थी, ये एक मिशन बन गया था। हमें सबके सामने इस सच्चाई को लाना था। लेकिन कैसे? विशाल ने कहा, हमें अब बाहर निकलकर ये सब सार्वजनिक करना होगा। लेकिन इससे पहले हमें ये सभी फाइलें सुरक्षित करनी होंगी। हमने तुरंत पेन ड्राइव निकाली और प्रोजेक्ट_वृद्धि_X की सारी फाइलें उसमें ट्रांसफर करने लगे। तभी स्क्रीन पर एक लाल चेतावनी चमकने लगी, अलर्ट, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। हमें अब एक सेकंड कीमती लग रही थी। फाइल ट्रांसफर 92% तक हो चुका था। बाहर कदमों की आवाज आने लगी थी। CCTV कैमरे ने हमें देख लिया था। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर दोबारा देखा। प्रोजेक्ट_वृद्धि_X_ फाइनल फोल्डर में अब भी कई फाइलें थीं, जिनमें कुछ लॉक थीं। उन्हें खोलने के लिए एक विशेष एक्सेस कोड चाहिए था। कोड कैसे मिलेगा? मैंने बुदबुदाया। विशाल पीछे से बोला, शायद ये लोग जानते थे कि कोई आएगा, इसलिए कुछ छुपाया गया है। लेकिन एक बार अगर ये सब बाहर आया, तो पूरे सिस्टम की नींव हिल जाएगी। हमने पास की अलमारी की तलाशी ली। अंदर कुछ और फाइलें थीं, एक डायरी जिस पर सिर्फ 2 अक्षर थे, .s। मैंने तुरंत खोल ली। अंदर लिखी गई पंक्तियां डरावनी थीं, लेकिन किसी जिंदा इंसान की चेतावनी की तरह। मैंने जो देखा, वो मानवता के खिलाफ है। दत्ता और उसका दल मस्तिष्क को मशीन की तरह हांकना चाहता है। यह सिर्फ प्रयोग नहीं, एक नियंत्रित दुनिया का बीज है। मैं अब भाग रही हूं। अगर किसी ने ये डायरी पढ़ी है, तो कृपया सबको बचाना। अन्विता सेन। अन्विता जिंदा है? या शायद भागने में सफल हुई थी? मेरे दिमाग में तूफान चल रहा था। तभी दीवार के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दीवार के भीतर खिसकती हो। विशाल ने फुसफुसाया, आर्यन।
लगता है कोई छुपा हुआ रास्ता है। हमने दीवार को खंगालना शुरू किया। कुछ मिनटों की तलाश के बाद एक जगह पर दीवार थोड़ी खोखली लगी। मैं थोड़ा पीछे हटकर धक्का दिया और वो हिस्सा अंदर धंस गया। सामने एक संकरा रास्ता खुला। अंधेरा, सन्नाटा और सिर्फ मेरे दिल की तेज धड़कनों की आवाज। हम दोनों ने टॉर्च ऑन की और आगे बढ़े। रास्ता संकरा था और नीचे उतरता हुआ लग रहा था, जैसे किसी भूमिगत बेसमेंट की ओर जाता हो। वहां का तापमान अचानक ठंडा हो गया। कुछ कदम बाद एक बड़ा दरवाजा आया, जिस पर लिखा था, न्यूरो इन्फ्यूजन लैब, अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश करें। विशाल ने कहा, क्या करें? वापस चलें? मैंने उसका हाथ पकड़ा। अब अगर हम पीछे हटे तो सब अधूरा रह जाएगा। चलो, अंदर चलते हैं। हमने दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। वहां कई ट्रांसपेरेंट टैंक थे, जिनमें इंसान जैसे जीव पदार्थ में तैर रहे थे। मशीनें उनकी मस्तिष्कीय गतिविधि को मॉनिटर कर रही थीं। कुछ लोगों की आंखें खुली थीं, लेकिन वे मूव नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जबरदस्ती होश में रखा गया हो, लेकिन उनका शरीर बंद था। एक मॉनिटर पर अन्विता की तस्वीर चमकी। नीचे लिखा था, सब्जेक्ट 01 एनहांस्ड कॉन्शियसनेस सक्सेसफुल। मैंने कंप्यूटर की ओर देखा। ये तो अन्विता खुद ही पहला सब्जेक्ट थी। विशाल, या तो उसे मजबूर किया गया या उसने खुद को इस प्रोजेक्ट के लिए सौंप दिया। लेकिन वो क्यों भाग रही थी फिर? कई सवालों के जवाब मिलने से ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे। तभी कंप्यूटर पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। सिस्टम ब्रीच डिटेक्टेड। शटडाउन इनिशिएटेड। हमने कंप्यूटर से एक हार्ड ड्राइव निकाली और जैसे ही हम बाहर की ओर भागे, पूरा लैब एक लाल बत्ती की झिलमिलाहट में डूब गया। अलार्म बजने लगे। मैंने देखा, टैंक के भीतर से एक व्यक्ति की आंख खुली और उसने सीधे मुझे देखा। मेरी सांसें थम गईं। दीवार के पीछे की हल्की सी आवाज अब तेज होती जा रही थी। मैंने और विशाल ने अपने कान दीवार से सटाए। किसी के चलने की धीमी आवाज, शायद कोई सुरंग या गुप्त रास्ता। क्या करें? विशाल ने पूछा। मैंने जवाब दिया, हमें उस रास्ते को खोजना होगा। जो भी अंदर है, वो इस पूरी साजिश की जड़ हो सकता है। हमने दीवार को खटखटाया और एक जगह से खोखली आवाज आई। मैंने वहीं दबाव डालकर दीवार को धक्का दिया। एक छोटा सा छिपा हुआ दरवाजा खुला। अंदर एक अंधेरी सुरंग थी। मोबाइल की टॉर्च जलाकर हम धीरे धीरे आगे बढ़े। सुरंग लगभग 50 मीटर लंबी थी और अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरे में रोशनी थी और बीचों बीच बैठा था डॉक्टर दत्ता। वह थका हुआ, कमजोर और बीमार लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पागलपन अब भी चमक रहा था। तो तुम लोग आ ही गए, उसने धीमे स्वर में कहा। मैंने पूछा, आप ये सब क्यों कर रहे थे? क्या चाहा था आपने? डॉक्टर दत्ता बोला, मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहां भावनाएं, डर और असफलता नाम की कोई चीज न हो। बस तर्क, नियंत्रण और शक्ति। लेकिन वो इंसानियत नहीं होती, विशाल गर्जा। वो तो गुलामी होती है। डॉक्टर दत्ता हंसा, शायद। लेकिन अब देर हो चुकी है। वृद्धि एक्स का कोड पूरे सिस्टम में फैल चुका है। मैंने तुरंत अपने बैग से एक यूएसबी ड्राइव निकाली, जिसमें मैंने कुछ मिनट पहले सिस्टम का बैकअप लिया था। नहीं, अब भी वक्त है, मैंने कहा। अगर हम इस कोड को रिवर्स कर दें, तो सब कुछ सामान्य हो सकता है। कमरे के एक कोने में एक सर्वर सिस्टम था, भारी, कम्प्लेक्स और गूढ़। मैंने यूएसबी लगाई और विशाल ने टेक्निकल कमांड्स टाइप करने शुरू किए। घंटे भर की मेहनत के बाद स्क्रीन पर लिखा आया, कोड रिवर्स्ड, सिस्टम रेस्टोरेशन इनिशिएटेड। डॉक्टर दत्ता ने जमीन पर घुटने टेक दिए। मैंने क्या कर दिया? बाहर सुबह हो चुकी थी। लैब के चारों ओर पुलिस और साइबर एजेंसी की टीमें थीं। सब कुछ अब सरकार की निगरानी में था। प्रोजेक्ट वृद्धि एक्स को खत्म कर दिया गया था और सारे दोषी गिरफ्तार हो चुके थे। मैंने अपनी डायरी में लिखा, सच्चाई की तलाश में रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। कभी-कभी इंसान को खुद अपने डर, अपने लालच और अपने अतीत से लड़ना पड़ता है।
लेकिन अगर साथ में कोई हो जो विश्वास करता है तो हर रहस्य का हल निकलता है। विशाल ने कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो अब असली कॉफी पिए। इस बार बिना रहस्य के। मैं हंसा और हम दोनों सूरज की पहली किरण के साथ आगे बढ़ गए, नए सफर की ओर, सच्चाई की रोशनी में।